गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज की हमारी जो क्लास होगी करंट अफेयर्स पे बेस्ड, वो पूरी मंथली यानी पूरे सितंबर मंथ का हम लोग करंट अफेयर्स को देखेंगे MCQs फॉर्म में। एवरीडे क्लासेस कैसे होती है, हम लोग कुछ इश्यूज देखते हैं, वर्ल्ड फैक्ट्स देखते हैं, तब हम लोग MCQs पे रहता है। लेकिन आज जो क्लास होगी पूरी मंथ की MCQs बेस्ड वो क्लास होगी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs है हम लोग उसको देखेंगे। यानी आप इसे कह सकते हैं कि वन काइंड ऑफ ए क्या है, रिवीजन क्लास होगी। क्योंकि एवरी संडे क्या होती है, वीकली करंट अफेयर्स होती है। तो मैंने इस संडे को क्या किया है कि जितने भी आपके करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट MCQs पूरे मंथ को, उसकी क्लास आज हो रही है। यानी इसमें वीकली भी ऐड किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं क्लास की ओर और देखते हैं आज की क्लास का फर्स्ट इंपॉर्टेंट MCQs कौन सी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नासा का कैप्सूल क्षुद्रग्रह के नमूने लेकर पृथ्वी पर उतरा। नमूना किस क्षुद्रग्रह की सतह से एकत्र किया गया है? ऑप्शन दिया गया है ए बेन्नू, जूनो, एरोस, साइरस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेन्नू। तो नासा का कैप्सूल क्षुद्र ग्रह के नमूने लेकर पृथ्वी पर उतरा, यानी पृथ्वी पर जो लौट कर आया है, ये कहां पर आया है पृथ्वी पर? तो आपका यह है यूटा रेगिस्तान। क्या है यह? यूटा रेगिस्तान है, जहां पर ये क्या हुआ है, लौट कर आया है, पृथ्वी पर लौट कर आया है। यूटा रेगिस्तान पृथ्वी पर लौट कर आया है। और इसमें किस यान का प्रयोग किया गया है? इसमें किस यान का प्रयोग किया गया है? तो नासा का है यह ओसिरिस रेक्स। इस अंतरिक्ष यान का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसका यूज किया गया है। और इसका क्या मोटो क्या है कि यह जो पृथ्वी पर उतरा नमूना किस क्षुद्रग्रह की सतह से एकत्र किया गया है? तो बेन्नू क्षुद्रग्रह है उसकी सतह से एकत्र किया गया है। और इसका क्या उद्देश्य? तो उद्देश्य जो जीव मंडल है, जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव अगर आप देख सकते हैं जो पृथ्वी पर हैं, जीवों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी एकत्र करना, जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। इसके अलावा सौर मंडल के बारे में जानकारी एकत्र करना। एक तो जीवों के बारे में हो गई, जो जीव हैं कैसे उनका पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई। दूसरा है सौर मंडल में किस प्रकार, सौर मंडल के बारे में क्या है, सौर मंडल कैसे बना है उसके बारे में जानकारी एकत्र करना। ओके, तो चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा? सौर मंडल कैसे बना, इसकी और जीवों की उत्पत्ति की जानकारी, ओके, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांस ने सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस देश से सेना वापस बुलाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन दिया गया है नाइजर, केन्या, गैबोन, लीबिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, नाइजर। कहां से बुला रही है सेना को वो? तो फ्रांस नाइजर से सेना को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। अब बात आती है नाइजर आखिर ये है क्या? तो ये है कहां पर, नाइजर कहां स्थित है? नाइजर की अगर बात की जाए तो ये कहां स्थित है? पश्चिम अफ्रीका। कहां पर है यह? पश्चिम अफ्रीका। ओके, पश्चिम अफ्रीका का यह एक स्थल अवरुद्ध देश है, ये ध्यान रखिएगा। पश्चिम अफ्रीका का यह किस प्रकार का देश है? तो यह एक स्थल अवरुद्ध, यानी चारों तरफ से यह जमीन से घिरा हुआ है। स्थल अवरुद्ध देश जो कि चारों तरफ से किससे है? जमीन से घिरा हुआ है। और अगर उसकी बात की जाए कि इसकी सीमा जो है किस के साथ टच करती है, केन्या की, तो क्या क्या हो जाएगा? इसकी सीमा किसके साथ टच करती है? लीबिया, चाड, नाइजेरिया। हालांकि इसकी क्लास डिटेल्स मैं इसकी मैपिंग के थ्रू जब क्लास में ली हूँ तो वहाँ पे मैंने आपको करवाया था। ये मैप में मैं करवा रखी थी, जब इसकी क्लास ली हूँ तो मैप में पूरा लोकेट हुआ था। फिर भी यहाँ पे एक बार बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए रिवीजन फॉर्म के व्यू से कि नाइजर की जो सीमा है किसके साथ लगती है? लीबिया, चाड, नाइजेरिया हो गई। उसके अलावा बेनिन, बुर्किनो फासो, माली हो गया। और इसके अलावा आ जाएगा लास्ट में अल्जीरिया से भी इसकी सीमा लगती है। तो कितने देश हो गए करीब करीब इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 देशों के साथ इसकी सीमा जो है तकरीबन लगती है। नाइजर की क्या है? स्थल अवरुद्ध देश है। अगर बात की जाए कि नाइजर की, अगर बात की जाए कि इसकी जो है राजधानी कहाँ है नाइजर की,
नाइजर की अगर बात की जाए कैपिटल की, तो कहाँ है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी है नियामी। नियामी क्या है इसकी? कैपिटल है। नियामी इसकी कैपिटल हो गई। एक्चुअली क्वेश्चन आप देखिएगा, कभी भी करंट से अगर किसी देश को लेकर के ज्योग्राफी में उठाता है तो जो करंट में चल रहा है उसी के ऊपर बेस्ड करके क्वेश्चंस को उठा देता है। अगर बात की जाए कि अब नाइजर के प्रधानमंत्री कौन है, तो कौन है? अली लेनिन जिन। कौन है इसके पीएम? कौन है? अली लेनिन जिन। जिन, ओके, अली लेनिन जिन इसके पीएम है। अली लेमिन जिन। अली लेमिन जिन इसके जिन। जिन अब जिन अली लेमिन जिन, ओके। कौन है? अली लेनिन जिन इसके पीएम है। ओके, क्लियर? ये इसके पीएम हो गए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। T20I में 300 रन बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? T20I में 300 रन बनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन दिया गया है चीन, नेपाल, भूटान, आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल बना है। नेपाल बना है। और इसने जो ये पहला देश बन गया है, तो इसने किसी को तो पीछे किया होगा, तो किस कंट्री को पीछे किया है वो भी देखना है। तो नेपाल ने क्या किया है? एक्चुअली क्या हुई थी, एशियाई खेल अभी आयोजन चल रहा है, एशियाई खेल चल रहा है, और उसी एशियाई खेल में इसने क्या किया था? पुरुष क्रिकेट में मंगोलिया के खिलाफ, पुरुष क्रिकेट में मंगोलिया के अगेंस्ट इसने खेला है, मंगोलिया के खिलाफ। कितना है? पुरुष क्रिकेट में मंगोलिया के खिलाफ इसने कितने किए हैं? 300 रन बनाया, पहला देश बन गया है। तो इसने अराउंड अप्रोक्स 314 रन बनाए हैं। इतना रन बना करके क्या हो गया है? यह पहला देश बन गया। और कहाँ पे हुआ है यह? तो एशियाई खेल में। एशियाई खेल कहाँ किया जा रहा है? यह एशियाई खेल कहाँ हो रहा है? तो चीन के कहाँ हो रहा है? हांगझोउ। चीन के हांगझोउ में आयोजन किया जा रहा है। और जिसमें भारत से अगर बात की जाए तो कितने स्पोर्ट्स शामिल हो रहे हैं? 39 खेल। भारत से 39 स्पोर्ट्स, यानी जो कंपटीशन चलेगा, कितने स्पोर्ट्स इसमें प्रतिभागी लिए हुए हैं? 39 स्पोर्ट्स हैं भारत से। और इसके अलावा ये कब से कब तक चल रहेगा? 33 सितंबर से लेकर ये 8 अक्टूबर 2023 तक। ये कुछ पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये तो बात हो गई एशियाई खेल को लेकर के। अब बात आती है कि चूंकि नेपाल को लेकर के, तो नेपाल से जनरली एग्जाम में ये पूछ लेता है, क्योंकि नेपाल क्या है? भारत से सटा हुआ ये एक देश है। तो भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा को साझा करते हैं, ये भी यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। भारत के कौन कौन से राज्य हो गए जो नेपाल के साथ सीमा साझा? नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो याद रखना काफी आसान है। क्या क्या होगा? उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड हो गया, यूपी। एंड यूपी के बाद क्या आता है? बिहार आता है, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, एंड क्या हो गया? सिक्किम। तो ये कितने हो गए? करीब 5 ऐसे स्टेट हो गए। 5, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, ये 5 ऐसे राज्य हो गए जो क्या करते हैं? नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और तकरीबन कितना सीमा साझा करते हैं? तो अप्रोक्स 850 किलोमीटर है, अप्रोक्स 850 किलोमीटर। और चाइना के साथ कितना है? 3488 किलोमीटर। ये ध्यान रखना है। नेपाल के साथ कितना है? 1850 किलोमीटर जो है चाइना के साथ ये सीमा साझा करते हैं। क्लियर? कौन कौन से स्टेट होगा देखिएगा। और बिहार में अगर खास करके पूछे तो बिहार के ऐसे 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार के 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और या उसको भी मैं बताई हूँ कौन कौन सा है? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मधुबनी, सुपौल, इसके अलावा आपका हो जाएगा अररिया, किशनगंज। ये सभी जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं? सीमा को साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इजराइल, अमेरिका, भारत और यूके द्वारा
I2U2 संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की गई। इस परियोजना का लक्ष्य नीति निर्माताओं, संस्थानों और उद्यमों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है। अब तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका सही कोड चुने। इसमें क्या बोला गया है कि इसका सही कोड चुने। कोड में क्या दिया गया है? केवल एक, केवल दो, सी एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक और दो, दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है, दोनों स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिएगा I2, ये क्या है? I2U2। आखिर I2U2 में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं? तो I2U2 में इजराइल हो गया, इजराइल और इंडिया दो आई हैं तो I2 हो गया, एंड USA एंड UAE, तो यहाँ पे क्या हो गया? दो U हो गए, तो क्या हो गया? U2। तो I2U2 में वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि ये जो चार हैं ये शामिल हैं I2U2 में। I2U2 में जिस तरह से पूछता है ना कि क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज, उसी प्रकार से I2U2 में पूछ सकता है। दूसरी चीज, इसको क्या बोला गया है? इसको क्या बोला जाता है? इस I2U2 जो संयुक्त, इसने क्या किया है? एक अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है जिसका लक्ष्य क्या है? नीति निर्माताओं, संस्थानों और जो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर्स, उसके लिए अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है। तो ये क्या करेंगे? तो ये चार कंट्री हो गए। इसके अलावा इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको अन्य जाना जाता है पश्चिमी एशियाई क्वाड। पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से इनको जाना जाता है, पश्चिमी एशियाई क्वाड, I2U2। ओके, पश्चिमी एशिया क्वाड या I2U2 के नाम से इनको जाना जाता है। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था इसको? तो 18 अक्टूबर 2021। ये जो लाया गया इसके घोषणा 18 अक्टूबर 2021 में। ओके, कब? 78 था आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र सभा, जिसका कहाँ पर? न्यूयॉर्क, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। इसमें क्या किया गया था? इसकी घोषणा की गई थी। क्लियर हो गया? अब ये समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को डैश की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, नेपाल। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, सिंगापुर। और यह सम्मान पाने वाले जो शर्मा जो हैं, असम के पहले सीएम है। शर्मा सम्मान पाने वाले असम के जो मुख्यमंत्री कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। ये कौन है? ये पहले सीएम है जिन्हें यह दिया गया है फेलोशिप, कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। और क्यों किया गया है? तो इसका ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक कार्यों, सार्वजनिक उनके कार्यों के लिए, सार्वजनिक कार्यों प्लस और विकास। ओके, और विकास में इनके नेतृत्व के लिए इनको दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। किस राज्य सरकार ने किशोरों को जीवन कौशल प्रदान करने के लिए मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। ओके, अगर बात की जाए कि मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, इसकी स्थापना कब की गई है? इस मैजिक बस इंडिया की फाउंडेशन की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है, मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन की स्थापना ये है क्या? तो ये एक एनजीओ, इसकी ये है एक एनजीओ है, यानी गैर सरकारी संगठन है। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन क्या है? गैर सरकारी संगठन है, जिसका कार्य किन क्षेत्रों में है? तो इसका कार्य है शिक्षा और कौशल प्रदान करना, शिक्षा और कौशल। इसके कार्य दो क्षेत्रों में है, शिक्षा और कौशल प्रदान करना। किसका? मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन का कार्य है। अब बात आती है कि एमपी सरकार ने किसके लिए? तो किशोरों को जीवन कौशल प्रदान करने के लिए। किसके लिए है? किशोरों को जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स को प्रदान करने के लिए। किसके साथ? बस इंडिया फाउंडेशन। इसी के तहत क्या किया गया है? एक सक्षम प्रोग्राम है। ओके, सक्षम एक कार्यक्रम है, इसको भी लागू किया गया है, सक्षम कार्यक्रम। एक्चुअली इसमें क्या किया जा रहा है? जो मैजिक बस इंडिया है, इसमें करीब 18,000 जो टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, उनको ट्रेंड किया जाएगा। फिर वो क्या करेंगे? 9,000 जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, उसके अंतर्गत 10 लाख ऐसे स्टूडेंट्स को ये लोग क्या करेंगे? कौशल विकास में, क्या कर, शिक्षा में कौशल उनके जो है, बोल सकते हैं कि शिक्षा में कौशल विकास ये लोग प्रदान करेंगे। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में कौशल, यानी एजुकेशन में ये लोग क्या करेंगे?
ट्रेंड करेंगे, ओके, स्किल्स दे करके ट्रेंड करेंगे, तो इसको ध्यान रखना है। तो किसके साथ है ये? तो मैजिक बस मास्टर ट्रॉम कितना है? 18,000 टीचर्स को ये लोग ट्रेंड कर रहे हैं, जो कि 9,000 गवर्नमेंट, मैं इसको डिटेल में तो खैर बता रखी हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, इसे एमपी सरकार द्वारा 26 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, इस योजना के तहत सरकार बेरोजगार अल्पसंख्यक महिला हो या पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए जो है प्रदान करेगी। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल दो। केवल दो क्यों होगा? क्योंकि इसे एमपी सरकार के द्वारा नहीं करके इसके किसके द्वारा किया गया है? यह बिहार सरकार की है, बिहार सरकार का है यह बिहार सरकार का प्रोग्राम है। किसकी प्रोग्राम है, किसकी प्लानिंग है? बिहार सरकार की है, जो कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक, यानी इसमें सबसे अच्छी चीज है कि महिलाओं के समान ही पुरुषों, मतलब महिला और पुरुष दोनों को समान एक बराबरी का दर्जा दिया गया है, समानता का दर्जा दिया गया है। तभी तो महिला हो या पुरुष कोई भी उद्यमी हो तो जो नया उद्योग शुरू करने के लिए कितना दिया जाएगा? 10 लाख रुपए को उनको प्रदान की जाएगी मदद। चलिए तो इसका आंसर क्या हो गया? केवल बी। स्टेटमेंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। भारत में फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति और फार्मा मेडिटेक क्षेत्र में अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योजना जो है कौन लॉन्च करेगा? डॉक्टर मनसुख मंडाविया, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर किरण रिजिजू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो राइट आंसर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा किया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद यानी क्या है? UNHRC, ह्यूमन राइट काउंसिल है ना, ह्यूमन राइट काउंसिल, यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में फिर से शामिल होना चाहता है। इससे किस वर्ष UNHRC से हटा दिया गया था? ऑप्शन दिया गया है 2020, 2019, 2021, 2022। तो इसे क्या किया गया था? इसे मार्च 2022 में से हटा दिया गया था रूस को। इसे कब हटा दिया गया था? 2022 में। और क्यों हटा दिया गया था? तो आप लोग सबको इस न्यूज से अवगत हैं कि रूस का और यूक्रेन का क्या चल रहा है, लगातार ये मुद्दा जो है न्यूज में छाया हुआ है ना। तो इन्होंने क्या किया था? यूक्रेन पे जो इनके जबरदस्ती का अधिग्रहण नहीं कर लेना कि हाँ वहाँ पर अपनी सेना को भेजना, या फिर वहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के इनके जो कृत्य चल रहे थे, तो उसी के व्याप में क्या किया गया था? अमेरिका के द्वारा प्रस्ताव ला करके, किसके द्वारा प्रस्ताव लाया गया था? क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अमेरिका के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, जिसको 2/3 ये वोट से ये पारित भी हो गया था, जिसके कारण रूस को क्या किया गया था? UNHRC से हटा दिया गया था, लेकिन फिर से अब ये क्या है? शामिल होना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर 2023 तक आयोजित भारत जीपी किसने जीता है? भारत जीपी, ओके। ऑप्शन है जॉर्ज मार्टिन, बी ब्रैड बाइंडर, फैबियो क्वार्टरो, मार्को बेजेची। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, मार्को बेजेची। एक्चुअली क्या बोला है? भारत जीपी। और इस भारत जीपी या आप बोल सकते हैं कि मोटो जीपी का जो प्रायोजक है वो कौन है? इसका प्रायोजक कौन है? तो मोटो जीपी का प्रायोजक कौन है? ध्यान रखिएगा, मोटो जीपी का प्रायोजक कौन है? इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल इसका प्रायोजक है, इसको ध्यान रखना है। इंडियन ऑयल इसका प्रायोजक है। और ये बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है कहां पर? ये कहां है? पहली बार भारत कर रहा है, पहली बार इसका क्या कर रहा है? आयोजन जो हो रहा है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, ये यूपी के नोएडा में है, तो फर्स्ट टाइम भारत के द्वारा किया जा रहा है और इसका प्रायोजक है इंडियन ऑयल। बाकी तो इसमें जो बोल सकते हैं जो रेस ले रही हैं, जो भी पार्टिसिपेट कर रही है, वो तो एक अलग हो गया, लेकिन इतना को कम से कम ध्यान रखेगा। और किसने जीता है? तो मार्को बेजेची ने जीता है, मार्को बेजेची ने। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बहुप्रणाली प्रचालक MSO पंजीकरणों के नवीकरण के लिए एक प्रक्रिया शुरू करते हुए डैश में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। ऑप्शन दिया गया है केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1991, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1992, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1993, केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। चाहे तो आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है किस में संशोधन कर रही है?
जो अधिसूचना जारी करेगी किस में संशोधन करके करेगी, तो यह आपका किस में करेगी। आप लोग चाहे तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। चलिए, केबल टेलीविजन नेटवर्क 1994 में संशोधन कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार को कब शुरू किया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1967-68, 1970-71, 1980-81, 93-94। तो इसको शुरुआत की गई है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, 1993-94, 1993-94 में इसको प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार की बात की जा रही है, ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। इस पुरस्कार को शुरू किया है 93-94 में, लेकिन अगर सिर्फ राष्ट्रीय सेवा योजना की बात की जाए, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी हम इसे लिख सकते हैं नेशनल सर्विस स्कीम, एनएसएस, ओके, इसे हम लिख सकते हैं एनएसएस। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए कि केवल इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1969 में हुई है, ओके, 1969 में। और यहाँ पर पुरस्कार की बात की गई है, इसीलिए 93-94 हो गया है, ये ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर अगर 69 जब बोला जा रहा है तो ये क्या होगा, 1969 हो जाएगा, जब राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रारंभ किया गया था। और 69 से कुछ याद आया कि क्या है, 69 से कुछ याद आया? कल काफ़ी एक चर्चित डे भी है, कल क्या है, 2 अक्टूबर है। और क्या 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है, किसका बर्थडे, किसकी जयंती दिवस होगी, महात्मा गांधी जी की। तो महात्मा गांधी जी की जयंती के आप इसको बोल सकते हैं कि जयंती, जन्म शताब्दी भी है। क्या है यह, महात्मा गांधी का, थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रख ले, महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी। ये भी इसका एक उद्देश्य रहा कि इस डेट को आरंभ किया जाए। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना जो की गई थी, इसका एक मोटो ये भी था कि क्या है, तो गांधी जी की जन्म शताब्दी, जन्म कब हुआ था, 1869 में, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, है ना। तो ये ध्यान रखना है, महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी। चलिए, अब तो ये हो गया। अब इसके तहत एक्चुअली जो दिया गया है पुरस्कार, ये सेवा योजना पुरस्कार दिया गया है, कितने लोगों को दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा कि 41 लोगों को सेवा योजना पुरस्कार दिया गया है। कितना, 41 लोगों को, 41 विजेताओं को दिया गया है राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार। 41 विजेताओं, 41 विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार दिया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला मोटो जीपी, मैंने अभी आपको बताया मोटो जीपी कहाँ, पहला मोटो जीपी भारत के कहाँ पर, भारत के यूपी राज्य के नोएडा कि कहाँ पर, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में किया गया है। तो किस राज्य के बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित किया गया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बस यहाँ पे इतना ही, और कुछ एक्स्ट्रा मेंशन करने की और आवश्यकता नहीं है। एशियन पेंट्स के गैर कार्यकारी निदेशक का नाम बताइए जिनका 28 सितंबर को 79 वर्ष की आयु में क्या हो गया था, निधन हो गया था। एक्चुअली इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, ओके, इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में क्या किया था, महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है, क्योंकि आपको पता ही है लोकसभा राज्यसभा तो पहले ही पारित हो चुका था। अब क्या हो गया, राष्ट्रपति की भी वहां पे क्या हो गई है, मुहर लग गई है, मंजूरी मिल गई है। तो इसे किस नाम से जाना जाएगा, संविधान का 105वां संशोधन अधिनियम, संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम, या 107वां या 108वां संशोधन अधिनियम, किस नाम से जाना जाएगा, तो ये संविधान का 106वां यानी बी इज योर राइट आंसर, इसमें जाना जाएगा। या फिर इसको क्या बोला जाएगा, मातृ वंदन अधिनियम भी बोला जाएगा, है ना, वंदन अधिनियम के नाम से भी ये जाना जाएगा, इसको भी ध्यान रखना है। और जो ये पूरा जो फाइनली जो बिल आया है कि तो कौन सा संविधान संशोधन है, 128वां संविधान संशोधन है, जिसके तहत कहाँ कहाँ पर दिया जाएगा महिलाओं को आरक्षण, किसमें है, तो आपकी लोकसभा में है, राज्य की विधानसभा में है, प्लस दिल्ली की विधानसभा में 33% आरक्षण की बात की गई है। और इसे कब से लागू किया जाएगा, जब आपका कास्ट सेंसेशन हो जाए और परसीमन के बाद, यानी आई थिंक 2029 से कुछ ऐसा किया गया है कि हो सकता है तब लागू हो जाए, जनवरी आसपास। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सरकार ने निर्यातकों के लिए, जो निर्यातक है उनके लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन दिया गया है 30 अप्रैल 2024, 30 जून 2024, 30 सितंबर 2024, 30 दिसंबर 2024। तो इसको 9 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो इसको कर दिया गया है 30 जून 2024 तक के लिए, 30 जून 2024 के लिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट।
लड़कियों और लड़कों के बीच क्या है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए CRIIO फॉर गुड किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और कहां से CRIIO फॉर गुड, कहां से इसको शुभारंभ किया गया है? इसका शुभारंभ किया गया है, शुभारंभ इसका लिख ले, गुजरात के कहां पर, आप इसको लिख सकते हैं यहां पर, गुजरात के अहमदाबाद के, कहां पर, गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम से इसका शुभारंभ जो है वह किया गया है। ओके, और इसके किसके सहयोग से इसको, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ का इसकी जो है इसमें जिसके इसका सहयोग है, किसके सहयोग से इसको लॉन्च किया गया है, तो ICC हो जाएगा, यूनिसेफ हो जाएगा, यूनिसेफ भी इसमें है, शामिल है, यूनिसेफ एंड BCCI के सहयोग से इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया गया है ना। ये है क्या, CRIIO फॉर गुड है क्या? तो एक आप बोल सकते हैं कि जो क्रिकेट की सीरीज होती है ना, यानी 8 क्रिकेट पर आधारित, ओके, 8 क्रिकेट पर आधारित ये एक आप बोल सकते हैं कि एनिमेशन फिल्म है। ओके, 8 क्रिकेट पर आधारित यह क्या है, एक एनिमेशन फिल्म है। चलिए, फिल्म की एक श्रृंखला ही बोल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च की जो सिर्फ पानी उत्सर्जित करती है? ऑप्शन है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारतीय गैस प्राधिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। अब बात की गई है कि भारत की पहली है, या भारत की पहली क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस जो किस क्या करेगी, पानी उत्सर्जित करेगी। अब इसका जो ट्रायल किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, फरीदाबाद में, फरीदाबाद में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, वहीं पे इसका ट्रायल वगैरह किया जाएगा। इसके अलावा जो टारगेट रखा गया है 2030 तक कितना किया गया है, 1 मिलियन जो टन है आपका उत्पादन किया जाएगा, जिससे कि 1 मिलियन टन क्या किया जाए, हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा, ताकि क्या होगी, जो उसके द्वारा मतलब एक बोल सकते हैं कि बसों को संचालित किया जाएगा। तो लक्ष्य है 2030 तक। नाउ कम टू द नेक्स्ट, सितंबर 2023 में आरबीआई ने निम्नलिखित में से किस बैंक का लाइसेंस को क्या किया है, रद्द कर दिया है? ऑप्शन है जलगांव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, द कपोल कोऑपरेटिव बैंक एंड भारतीय सहकारी बैंक लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द कपोल कोऑपरेटिव बैंक, द कपोल कोऑपरेटिव बैंक का इसको क्या किया है, लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। किसने किया है? आरबीआई ने, आरबीआई ने। ओके, चलिए अभी एक न्यूज़ से और अवगत हो जाएगा कि आरबीआई ने क्या किया, जो 2000 के नोट हैं उसको उसके डेट को भी बढ़ा दिया है, 7 अक्टूबर तक कर दिया है कि आप 2000 के नोट को वापस कर सकते हैं। लेकिन कहाँ पर, अब 7 अक्टूबर तक कहाँ होगा, आरबीआई की जो रीजनल बैंक हैं, जो क्षेत्रीय बैंक है, 19 क्षेत्रीय बैंक है ना आरबीआई के, तो वहाँ पर आप 2000 रुपये को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर के जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं दी गई है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है, यह पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है, 35, 40, 43, 47। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40। अच्छा, बात की जाए अगर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संघ, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वीपो के द्वारा इसको जारी किया जाता है, वीपो के द्वारा। अगर बात की जाए कि ये तो इसमें इंडिया की रैंकिंग पूछा है ना, भारत का स्थान पूछ लिया है तो 40 है। अगर पूछता कि इसमें सबसे टॉप पर कौन है, तो लगातार 13 वर्षों से कौन टॉप पर है? स्विट्जरलैंड लगातार लगातार क्या है, टॉप पर बना हुआ है। सेकंड पोजीशन पर स्वीडन है,
एंड थर्ड पर कौन है? यूएसए है। थर्ड पर यूएसए है, थर्ड पर यूएसए है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ पे आपका ब्रिटेन है, फिर फिफ्थ पे सिंगापुर है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है, बस 1 2 3 को। और ये स्विट्जरलैंड लगातार 13 वर्षों से बना हुआ है। ओके, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान पूछा है, तो भारत का स्थान 40 है। ये रैंकिंग को ध्यान बिल्कुल रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2023 का विषय क्या है? हालांकि इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, इट्स नॉट ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इंटरनेशनल जो बोला अनुवाद दिवस का विषय, इसे छोड़ दीजिए, इट्स नॉट ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट लीव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 25 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। यह निम्नलिखित में से किस देशों के बीच का एक रक्षा अभ्यास है? ऑप्शन दिया गया है भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, भारत और फ्रांस, भारत और अमेरिका। तो किसके किसके बीच में किया जा रहा है? यह भारत और अमेरिका के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में। नाम क्या है? एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। कब से कब तक? 25 से लेकर के 8 अक्टूबर तक। कहाँ किया जाएगा? यह अमेरिका में हो रहा है, यह अमेरिका में हो रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा, यह अमेरिका में किया जा रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम कौन सा है? संकल्प सप्ताह। कौन लॉन्च करेगा? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। संकल्प सप्ताह इसे कब से सेलिब्रेट किया जाएगा? 3 से लेकर 9 अक्टूबर तक, 9 अक्टूबर 2023 तक। ओके, और इसको अगर बोला जाए कि इसको लॉन्च कब किया गया है, क्योंकि आकांक्षी ब्लॉक है ना, जब बात की जाए आकांक्षी ब्लॉक संकल्प सप्ताह, अगर इसके लॉन्च की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? 30 सितंबर हो जाएगा। ओके, इसकी लॉन्च की बात की गई, लेकिन अगर उसमें सप्ताह वर्ड नहीं जुड़ा हुआ है और केवल लिखा हुआ है आकांक्षी ब्लॉक संकल्प जो है, यह प्रोग्राम कब से स्टार्ट हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि यह 7 जनवरी 2023 से स्टार्ट किया गया है। लेकिन अगर सप्ताह की बात आती है तो 3 अक्टूबर ही हो जाएगा, से लेकर 9 अक्टूबर तक चलाएगा, जिसके तहत जो विभिन्न डेज यानी 6 दिन के अलग अलग विषय भी है, जैसे शिक्षा है, किस दिन के थीम, किस दिन का आपका स्वास्थ्य हो गया, किस दिन का समृद्ध विरासत हो गई। तो इस तरह से, और लास्ट जो 9th डेज है वहाँ पर आपकी डिटेल बता रखी हूँ क्लास में, बाकी इसको देख लीजिएगा एक बार। ओके, तो 7 जनवरी 2023 को ये इसका जो है आरंभ किया गया था। उसका उद्देश्य क्या गया है? तो ब्लॉक स्तर पे लोगों के जीवन को बेहतर बनाना। आप लोगों को शायद इस न्यूज़ से भी अवगत तो होंगे ही कि सरकार के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया था, है ना, जिसके अंतर्गत 112 जिलों का कल्याण कर दिया गया। 112 जिलों का कल्याण का मतलब कि वहाँ के निवासियों का। तो उसी प्रकार से यहाँ पे अब किस पे, जिला के बाद अब ब्लॉक स्तर पे किया जा रहा है, जिसमें कि ग्राम पंचायत भी शामिल है। और इसका आयोजन किया कहाँ गया? तो इसका आयोजन किया गया भारत मंडपम में। भारत मंडपम वही है जहां पर G20 का आयोजन किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में। और यह क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा एक कन्वेंशन सेंटर या हॉल बोल सकते हैं, जहां पर कि अधिक से अधिक वहां पे क्या है, लोगों की बहुत, अगर मैं एक बहुत आसान शब्दों में कहूँ तो वहां पर बैठने की जो व्यवस्था है, लोगों की अधिक से अधिक अरेंजमेंट अच्छा है, ये आप कह सकते हैं। और उसी के सामने कौन है? दुनिया की सबसे ऊंची जमी मूर्ति कौन सी है? नटराज की मूर्ति भी स्थापित की गई है। नटराज की मूर्ति का जो कि 27 फीट ऊंची मूर्ति है। इसके अलावा यह नटराज की मूर्ति जो है किसका प्रतीक है? तो शिव की नृत्य करती हुई मुद्रा का प्रतीक है, जिसका संबंध चोल वंश से है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को एक जगह आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। पहला C-95 परिवहन विमान भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। यह किस विमान का स्थान लेगा? ऑप्शन है HS-748 एवरो, बी बोइंग 707, सी गल्फस्ट्रीम G100 एंड सुखोई 30। तो किसका स्थान लेगा? यह लेगा HS-748 एवरो का। किसका स्थान लेगा? HS-748। एक्चुअली ये जो पहला C-295 आप देख रहे हैं परिवहन विमान, इसको भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया है। कहाँ पर शामिल किया गया है? तो आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के भी कहा? हिंडन एयरबेस। हिंडन एयरबेस में इसको शामिल किया गया है। एक्चुअली बात की गई है, जो पहला C-295 परिवहन विमान आप देख रहे हैं, इसमें बात की गई है करीब 56 ऐसे विमान जो है जिसका अधिग्रहण किया गया है। और किसके द्वारा? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 56 अधिग्रहण की बात की जा चुकी है।
चलिए, तो ये किसका स्थान ले रहा है? HS-748 एवरो का। नाउ कम टू द नेक्स्ट। गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है, किण्वित जैविक खाद की बिक्री के लिए 1500 रुपए प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता दी जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है, गोवर्धन पहल का उद्देश्य क्या है? बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदलना है। तो सही कोड चुने, क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, एंड इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? किण्वित जैविक खाद्य की बिक्री के लिए 1500 रुपये मेट्रिक टन दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्या दिया गया है? और उद्देश्य क्या है? बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य संसाधनों में क्या करना है? इसको बदलना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक और दो, दोनों। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा गोवर्धन दिया है ना, ये वर्ड दिया हुआ है गोवर्धन, गोवर्धन, ओके, गोवर्धन। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? गोवर्धन का अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजिंग, क्या होगा? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। ओके, क्या हो जाएगा? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस धन। इसको ध्यान रखिएगा। और किसकी पहल पर है? ये किसकी पहल पर है? तो जल शक्ति मंत्रालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल शक्ति मंत्रालय की कौन सी है? पेयजल एवं स्वच्छता, स्वच्छता मंत्रालय की क्या है? ये एक नोडल एजेंसी है। गोवर्धन पहल की क्या है? नोडल एजेंसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर पूछ लेता है मंत्रालय तो वहां पे रॉन्ग ना हो जाए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। किस संगठन के शोधकर्ताओं ने एक सर्कुलर आरएनए वायरस सिट्रॉन की पहचान की है जो HIV-1 वायरस के वायरल ट्रांसक्रिप्शन में बाधा डाल सकता है? ऑप्शन ए, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान बहरामपुर। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, भोपाल। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर 17th अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेजबानी की बोली जीती है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, ब्राजील, चीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? टाटा एडवांस्ड का। ऑप्शन है संजीव मित्रा, राहुल नवीन, बनमाली अग्रवाल, रजनीश कुमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनमाली अग्रवाल। किसका स्थान लिया है? विजय सिंह का इन्होंने स्थान लिया है, विजय सिंह। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनके नाम पर तो और भी अनेक योजनाएं चल रही है, इवन स्टेशन का नाम भी रखा गया है, मुगल सराय का नाम भी रख दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है ना, DDO। तो अंत्योदय दिवस जो है 25 सितंबर को किनकी जयंती के उपलक्ष्य में? तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका कब है? 25 सितंबर, 25 सितंबर 1916। कहां पर? यूपी के मथुरा में, यूपी के मथुरा में इनका जन्म, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शन है आशा पारेख, बी अनुपम खेर, अक्षय कुमार, वहीदा रहमान। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है? 2021 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पूछा है। ऑप्शन डी जो राइट आंसर, वहीदा रहमान 2021 के लिए। और 2020 के लिए किसको दिया गया है? 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को। 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आशा पारेख को। बात की जाए कि अगर पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1969 में किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? तो देविका रानी, देविका रानी को दिया गया था, ध्यान रखिएगा, देविका रानी को दिया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व रेबीज दिवस 2023 का विषय क्या है? सभी के लिए एक, सभी के लिए एक, स्वास्थ्य सभी के लिए एक, सभी के लिए एक, स्वास्थ्य एक, स्वास्थ्य सभी एक के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इस 1 का डिफरेंस है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। MS स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये क्या थे? ऑप्शन दिया गया है, भारत के हरित क्रांति के जनक, भारत की नीली क्रांति के जनक, भारत की पीली क्रांति के जनक, भारत की श्वेत क्रांति के जनक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, MS स्वामीनाथन को, है ना, जिनका 98 वर्ष के निधन हो गया। इन्होंने काफी कुछ मतलब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसको बोल सकते हैं कि एक अतुलनीय योगदान, अमूल्य योगदान रहा है इनका, ये भी बोला जा सकता है, जिन्होंने गेहूं और चावल के प्रोडक्शन में भी काफी इनकी भूमिका रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 25 सितंबर को कर्मा पूजा किस राज्य में मनाई गई है? बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो ये कहाँ मनाया गया है? झारखंड में। कर्मा पूजा जिसका संबंध आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं महिलाओं को सिर्फ यहाँ पे शो हो रही है, तो ये एक भाई का भी बोला जाता है कि जो भाई बहन के प्यार का भी प्रतीक है। इसके अलावा एक वृक्ष की पूजा की जाती है, तो ऐसा झारखंड में ये मान्यता है। तो वहाँ पे क्या कहता है? कर्मा पूजा, जिसमें एक वृक्ष की भी पूजा की जाती है। तो ये झारखंड में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाई गई है? झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्या है, पीएम मोदी ने 27 सितंबर 2023 को डैश में छोटा उदयपुर में 5200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुजरात, राजस्थान, MP, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के उदयपुर में कितना का प्रोजेक्ट है? 5200 करोड़ का, जिसके तहत 4500 करोड़ का तो इनका जो स्कूल का दिया गया है ना, स्कूल एक्सीलेंस जो प्रोग्राम है, उसके एक आधारभूत या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कितना का खर्च किया जाएगा? 4500 करोड़ का उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च किया जाएगा, जो स्कूल एक्सीलेंस जो प्रोग्राम चलाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र ने M राजेश्वर राव को डैश की अवधि के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया है। फिर से नियुक्त किया है, 6 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो किसको नियुक्त किया है? M राजेश्वर राव को। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ ने इस दिन की स्थापना किस वर्ष की थी? 2010, 2011, 2012, 2013। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011। यहाँ पर ध्यान देने के लिए 2 चीजें और है, वो क्या क्या है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट कब किया जाता है? 26 सितंबर को। दूसरी चीज क्या है कि इस दिन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ यानी IFEH, ये ध्यान रखना है, IFEH को ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नए डोर्नियर DO-228 विमानों में से पहला विमान 27 सितंबर को भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। इसका निर्माण डैश द्वारा किया गया है? ए, वैमानिकी विकास एजेंसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? हाल के द्वारा किया गया है। और जो बात की जा रही है C-295 की, इसका भी निर्माण हाल के द्वारा किया गया। यहाँ पर ध्यान और एक चीज दीजिएगा कि 6 नए डोर्नियर की बात की गई है। एक्चुअली इसका जो सौदा किया गया था वो मार्च में हो गया था। इसका सौदा कब हो गया था? मार्च में। और इसका बजट कितने का है? कितने बजट की है ये? 667 करोड़, इतने बजट का है ये, इतना बजट का है ये। कितने हैं? 6 नए डोर्नियर को शामिल किया जाएगा, जिसमें से कि पहला जो है इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो चुका है। निर्माण किसके द्वारा? हाल के द्वारा किया गया है। किसका है ये? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 सितंबर को किस राज्य के भारतीय वायुसेना बेस पर किया? तो 25 और 26 सितंबर 2 दिन इसका आयोजन किया गया है भारत ड्रोन शक्ति का। कहाँ किया गया है? MP, UP, हरियाणा, पंजाब। तो इसका किया गया है UP के गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में। कौन सा? भारत ड्रोन शक्ति 2023 का। एक्चुअली क्या है, ड्रोन का यूज आजकल किस में किया जा रहा है? जो सैन्य क्षेत्र है उसमें भी, और गैर सैन्य क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इसको क्या किया जा रहा है? इसका एक क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है भारत ड्रोन शक्ति का, सैन्य और गैर सैन्य दोनों क्षेत्रों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? गुरु, एडमिनते, माकनबू, 2018 एवरीवन इज ए हीरो, जल्लीकट्टू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑस्कर के लिए? सी, ऑप्शन सी,
2018 एवरीवन एज ए हीरो, ये किसकी है? ये मूवी अगर बात की जाए तो है किसकी? नाम लिख लें, जुड एंथनी जोसेफ। ओके और फिल्म किस पे आधारित है? तो 2018 में एक्चुअली केरल में बाढ़ और वर्षा पर आधारित है फिल्म है। किस पर है? बाढ़ और बारिश पर आधारित। केरल में जो बाढ़ और बारिश बता रखी हूँ क्लास में, एक बार देख लीजिएगा वीडियो, तो उस पर आधारित है ये। अब बात आती है एक्चुअली मलयालम भाषा की फिल्म है, ये किसकी है? तो मलयालम भाषा की फिल्म है। इसको भी ध्यान रखना है कि किस फिल्म को ऑस्कर 2024 के लिए जो है आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। तो ये मलयालम भाषा की ये 4th फिल्म है। तो फिर रेस्ट 3 कौन कौन सी है? तो रेस्ट 3 भी यहीं पे है। कौन कौन सी है? गुरु, इसको 97 में चुना गया था। एडमिनते माकनाबू, इसको 2011 में चुना गया था। 2011 में चुना गया था। एंड जल्लीकट्टू को 2017 में चुना गया था, 2017 में। और ये कौन सी? ये फर्स्ट है, ये सेकंड। टोटल जो 4 मलयालम फिल्म को लिया गया है और ये इस साल 4th इसको लिया गया है, मलयालम भाषा की फिल्म 4th इसे लिया गया है। क्लियर? चलिए, और ये कौन सा ऑस्कर बोला गया है? ये कहाँ होगा? नेक्स्ट ईयर 10 मार्च 2024 को दिया जाएगा लॉस एंजल्स में, जो कि 96th ऑस्कर होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, क्रम में अगर पूछ लिया जाए कौन सा है तो 96th ऑस्कर होगा ये। चलिए, तो जल्लीकट्टू तो 2017 नहीं, जल्लीकट्टू 2019 है, 19 है। ओके चलिए नेक्स्ट को देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने 19 विशिष्ट पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर को अफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया है? केंद्रीय गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, भारत के राष्ट्रपति। तो किसने किया है? मणिपुर की सरकार ने। और मणिपुर की सरकार ने किया है। अफस्पा वहां से कब से लागू है? तो ये ध्यान रखिएगा 1981 से लागू है, 1981 से यह लागू है अफस्पा, है ना। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट कब से लागू है? 1981 से। नाउ नेक्स्ट है, बिहार को अपना दूसरा बाघ अभयारण्य किस जिले में मिलेगा? सारण, नालंदा, कैमूर, गया। तो किस में मिलेगा? कैमूर में। कैमूर जिसकी सीमा किससे लगती है? झारखंड से भी लगती है और यूपी से भी लगती है। तो दूसरा बोला गया, दूसरा बाघ अभयारण्य। तो पहला कौन सा है? पहला है आपका वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य, जो कि चंपारण में है। और अगर बाघों का जो कि पूरा पूछा जाए कि सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है, तो एमपी में है, उसके बाद कर्नाटक, देन उत्तराखंड है। लेकिन बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? पहले 30 थी, अब 30 या 33 थी, अब हो गई है 54। बिहार में वर्तमान में बाघों की संख्या 54 है, सबको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के द्वारा एक रिपोर्ट दी गई, जिस रिपोर्ट के अनुसार बोला गया कि 2021-22 में जो 25 वर्ष से कम के जो स्नातक या ग्रेजुएट हैं, उनकी बेरोजगारी दर कितनी परसेंट रही है? 42%, 52%, 32%, 22%, तो करीब 42%। सोच लीजिए कि बेरोजगारी का स्तर क्या है देश में। ये सोचने वाली चीज है ना। और ये कैसे दूर किया जाएगा, विचारणीय प्रश्न है ये। आम जनता के लिए तो है और सरकार के लिए भी उतनी बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय क्या है? पर्यटन और हरित निवेश, पुनर्विचार, पर्यटन, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, पर्यटन एवं ग्रामीण विकास। तो क्या होगा? ऑप्शन ए जो राइट आंसर, पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन और हरित निवेश। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें एक टारगेट किया गया है, यानी UNWTO। UN यानी क्या हो गया? संयुक्त राष्ट्र जो महासभा आपकी UN हो गई। UN संयुक्त राष्ट्र, WTO यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जो है आपकी, यानी बोल सकते हैं उसको विश्व पर्यटन संगठन। ओके, इसने क्या किया? टारगेट किया है कि टूरिज्म को कितना बढ़ाया जाएगा? कि 3% तक बढ़ाने का इसने एक लक्ष्य रखा है, 3% तक। ओके, तो पर्यटन और हरित निवेश इसकी टारगेट है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? मेधा पाटकर, राजेंद्र सिंह, अमृतानंदमयी देवी, कीर्ति रॉय। तो किनको चुना गया है? ऑप्शन सी, अमृतानंदमयी देवी को, जिन्हें की अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। जो इनके फॉलोवर्स हैं, जो इनके अनुयायी हैं, उनको क्या बोलते हैं? अम्मा के नाम से भी इनको जाना जाता है। इन्हें 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की भारतीय टीम ने 28 सितंबर को चीन के हांगझो में एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है।
ओके, चलिए तो अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेना है क्या क्या दिया गया है। नरेश कलवानिया, नितेश कुमार और चरणजीत सिंह, अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल, हसमिंदर सिंह, भीम सिंह और पुनीत कुमार, रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अर्जुन चीमा, सरबजोत सिंह और शिव नरवाल जो है 28 सितंबर को, क्योंकि इसके एक्चुअली एशियाई खेल स्टार्ट कब से हुआ है? ये स्टार्ट हुआ है 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक चलेगा। तो 28 सितंबर को इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। और किसमें जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल में, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यूपी ने स्वच्छ भारत मिशन जो कि ग्रामीण चरण 2 यानी स्टेज 2 के तहत 100% ODF प्लस कवरेज हासिल कर लिया है। सेकंड स्टेटमेंट है, इस मिशन के दूसरे स्टेज के तहत यूपी के सभी यानी जो 95,760 गांव हैं वहां पर ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। तो कौन सा सही कोड है? चुने केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों ना तो एक और ना ही दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एक और दो, दोनों ही सही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के लिए, यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूपी PCS एग्जामिनेशन और अदर एग्जामिनेशन फॉर ऑल्सो, जैसे यूपी का SI हो गया या यूपी पुलिस की हो गई, सभी एग्जामिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का विधि आयोग एक साथ चुनाव पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। क्लियर। अब सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, 22वां विधि आयोग का गठन 2019 में 3 साल की अवधि के लिए किया गया था। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। क्यों होगा केवल एक? क्योंकि विधि आयोग जो है एक साथ एक चुनाव कराने पे एक रिपोर्ट तो प्रस्तुत करेगा ही, इसके साथ ही इसका गठन जो बोला गया है 2019 ना होकर के 2020 में किया गया था। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, जिसके कि कार्यकाल को अभी बढ़ा दिया गया है, 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है इसका कार्यकाल को। अब वर्तमान में बात की जा रही है तो इसका क्या होगा? केवल एक सही होगा। 22वें वित्तीय आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी, और 21वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? BS चौहान, बलबीर सिंह चौहान, यानी BS चौहान, ध्यान रखिएगा। चलिए, विधि आयोग क्या है? एक गैर सांविधिक निकाय है। विधि आयोग क्या है? गैर सांविधिक निकाय। ओके, गठन कब किया गया था? 1955 में इसका गठन किया गया था, 1955 में। और 22वें विधि आयोग का गठन कब हुआ है? 2020 में, 3 साल की अवधि के लिए, जिसका कार्यकाल को बढ़ाकर के 31 अगस्त 2024 कर दिया गया। अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल फ्री पूंजी फ्रेमवर्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? बताना है। मानदंड अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। दूसरा है, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान अप्रैल 2024 तक न्यूनतम कुल पूंजी 19% बनाए रखेंगे। तो इसका पूछा गया है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? केवल एक, केवल दो, सी एक और दो, दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई भी नहीं। क्यों कोई नहीं होगा? क्योंकि 2026 से नहीं, ये कब से प्रभावी है? 2024 से। ओके, सेकंड स्टेटमेंट दिया गया कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान अप्रैल 2024 तक न्यूनतम कुल पूंजी 19% नहीं, ये 9%। कितना होगा? ये 19 नहीं होगा, यहाँ पर 19 नहीं होकर के कितना होगा? यह 9% होगा। इसलिए दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेजू हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। तेजू हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तेजू हवाई अड्डा को मिलाकर के अरुणाचल प्रदेश में अब कितने हो गए? 4 एयरपोर्ट हो गए हैं, 4 एयरपोर्ट। विश्व समुद्री दिवस 2023 का विषय क्या है? हरित शिपिंग के लिए नई प्रौद्योगिकियां। बी, 50 पर मार्पोल हमारी प्रतिबद्धता जारी है। नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में स्थायी ग्रह के लिए सतत शिपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 50 पर मार्पोल। ओके, और अगर बोला जाए कि विश्व समुद्री दिवस ये मनाया कब जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसे मनाया जाता है प्रत्येक जो एवरी ईयर यानी प्रत्येक साल के सितंबर का जो लास्ट गुरुवार होता है वहां तब मनाया जाता है, यानी थर्सडे को। यानी आप लिख सकते हैं एवरी ईयर लास्ट थर्सडे, लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर।
ये आप लिख सकते हैं। तो इस साल कितने तारीख को पड़ा था? 28 सितंबर को पड़ा था, 28 सितंबर, 28 सितंबर। और इसको पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 17 मार्च को इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, 1978 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। 17 उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? आईएमओ के द्वारा, आईएमओ के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागालैंड पुलिस ने डैश से लड़ने के लिए मेड इन नागालैंड ऐप लॉन्च किया है। बच्चों का अवैध व्यापार, जानवरों के अंगों की अवैध बिक्री, अवैध धर्म परिवर्तन, ड्रग्स और जबरन वसूली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रग्स और जबरन वसूली के से लड़ने के लिए मेड इन नागालैंड एक ऐप को लॉन्च किया गया। इसके लिए पुलिस थाना जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कोई सूचना भी देते हैं तो उसकी भी गोपनीयता रखी जाएगी। तो किसके द्वारा किया गया है? नागालैंड पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरकार ने डैश को महाकवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम भारत की जयंती को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया है। 30 सितंबर, 10 अक्टूबर, 19 नवंबर, 11 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर। कि क्या किया जाएगा? महाकवि चिन्नास्वामी सुब्रमण्यम, ये क्या है? तेलुगु कवि हैं, इसके साथ साथ ये स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। और इन्हीं के जन्म दिवस कब है? 11 दिसंबर को, जो कि भाषा दिवस के रूप में, भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव दिया गया है। जिसमें क्या होगा? भारतीय भाषा में जो प्रौद्योगिकी को अधिक महत्व दे दिया गया है, टेक्नोलॉजी को, भारतीय भाषा के लिए टेक्नोलॉजी, भारतीय भाषा के महत्व के लिए टेक्नोलॉजी, भारतीय भाषा में टेक्नोलॉजी, ये इसका एक बोला कि सेशन रखा गया। और कब से मनाया जाएगा इसको? जिसको 27 सितंबर से लेकर के इसे बोला जाए तो 11 दिसंबर तक इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने 2023 के लिए कांतार ब्रांड्स शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, एयरटेल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने। तो टीसीएस, डी इज योर राइट आंसर। बोला जाए कि 75 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पे तो टीसीएस हो गया, सेकंड पोजीशन पर आपका एचडीएफसी बैंक है, थर्ड पे इंफोसिस है एंड फोर्थ पर एयरटेल है। अगर फिफ्थ की बात की जाए तो एसबीआई है, एसबीआई फिफ्थ पर है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सरोजा वैद्यनाथन का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी? कुचिपुड़ी, मणिपुरी, कथकली, भरतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम से। इनको 2002 में पद्मश्री, पद्म भूषण, 2003 में इनको ये भी मिल चुका था। तो इनका क्या हो गया? निधन हो गया। भरतनाट्यम से ये जुड़ी हुई थी। चलिए नेक्स्ट है। सरकार ने भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी को डैश से अनुसूची ए सीपीएसई में अपग्रेड कर दिया। अनुसूची बी, अनुसूची सी, अनुसूची डी, अनुसूची ई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूची ए से अपग्रेड कर दिया गया है, अनुसूची ए से। चलिए तो ये हो गई आज के क्लास की जो पूरे मंथ की, पूरे सितंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इसके अलावा भी अगर आप लोगों की कोई और रिक्वायरमेंट हो, किसी प्रकार के क्वेश्चंस में कोई डाउट हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने ओपिनियन दे सकते हैं। ओपिनियन देंगे तो उससे मुझे भी बहुत एक हेल्प मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो एज मच आपकी जो भी ओपिनियन हो या क्लास के बारे में कुछ भी, एटलीस्ट कमेंट्स करके आप लोग जरूर एक बताया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में टुमारो मॉर्निंग। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।